हेलो गर्ल्स, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे थे नेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन फैमिली वेलफेयर, यानी कि राष्ट्रीय संस्थाएं जो कि परिवार कल्याण में संलग्न हैं। तो इसी कड़ी में हम आज पढ़ेंगे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। इसके नाम से आप परिचित होंगे क्योंकि आपकी लोगों की स्कॉलरशिप्स वगैरह इसी के थ्रू आती है। तो लेकिन इसके बारे में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि और क्या क्या करता है। तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड यानी CSWB इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इस लेक्चर में हम इसका संगठन एवं उद्देश्य पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से, यानी कि एक उनकी निश्चय था कि जिसके माध्यम से स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। और ये स्थापना 1953 यानी कितने स्वतंत्रता के बाद में सिर्फ कुछ ही साल हुए थे, सिर्फ 6 साल बाद में ही ये संस्था का स्थापना हो गई थी, जिससे कि NGOs यानी कि स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा दिया जा सके और महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए न केवल सरकार के ऊपर निर्भर रहा जाए बल्कि स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि उनको तकनीकी सहायता दी जाए या वित्तीय सहायता दी जाए। तो इसके लिए ये बोर्ड बनाया गया था। इसका उद्देश्य था सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी NGOs हैं वो जनता के बीच में से निकल के आते हैं और वो जनता की बात सरकार तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। तो इसलिए ये एक कड़ी के रूप में कार्य करता। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1954 में राज्य समाज कल्याण बोर्डों की भी स्थापना की गई थी, यानी कि अगले ही साल राज्य क्षेत्रों में भी इनकी स्थापना की गई। और ये संस्था मुख्य रूप से समाज कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करने और उन्नत बनाने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन का कार्य करती है। यानी कि आप समझें क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। कोई भी कार्यक्रम अच्छी तरह से संचालित हो जाए और उन्नत बने, यानी कि और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करे, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो वित्तीय सहायता, ऐसा नहीं छोड़ सकते कि तुम डोनेशन लोगे कहीं कहीं से तो ही NGO चलेगा, इस तरह से वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएगा। फिर प्रशिक्षण, ताकि वो और भी बेहतर कार्य कर सकें। बहुत सारी चीज़ों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जानकारी की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो गलत जानकारी जनता तक नहीं पहुंचाएं, इसलिए प्रशिक्षण। फिर प्रोत्साहन, जो अच्छा कार्य करे उसको प्रोत्साहन मिलना आवश्यक है, तभी वो और भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। फिर मार्गदर्शन, ताकि किस रास्ते से उनको जाना है या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो कि वो सही कर रहे हैं, कौन सी गलत कर रहे हैं, ये बताना। नियंत्रण, ताकि वो ऐसा नहीं हो कि उससे लाभ उठाने लग जाएं, अपने उद्देश्य से भटक जाएं। और मूल्यांकन, यानी कि जो हम उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं वो कितना फ़ायदा दे रहा है, वो NGO यूज़फुल है या नहीं है, ये भी इसमें जांचा जाता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का अब आम निकाय देखते हैं, यानी कि संगठन देखते हैं कि किस तरह से बना हुआ होता है। तो संस्था के अंतर नियम के अनुसार केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यों के निर्वहन के लिए आम निकाय और कार्यकारी समिति का प्रावधान, ये दो चीज़ें हैं। एक आम निकाय है जो कि डिसीजन मेकिंग करता है और जो कि हेड करता है इन सब चीज़ों को और मॉनिटरिंग का काम करता है। ये जो आम निकाय है इसके अध्यक्ष केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। इसमें राज्य समाज कल्याण बोर्ड के सभी अध्यक्ष विधि, आयुर्विज्ञान, पोषण, समाज कार्य, शिक्षा एवं सामाजिक विज्ञान, प्रत्येक से एक एक, यानी कि कुल 5 प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि राय देने का काम करते हैं। 3 होते हैं प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वित्त, नीति आयोग, भारत सरकार आदि के प्रतिनिधि, यानी इनमें से कोई भी 3 लिए जा सकते हैं। फिर लोकसभा से 2 प्रतिनिधि और राज्यसभा से 1 सदस्य, और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यकारी निदेशक। ये सब मिलाकर के इतने लोग जो हैं कि आप गिन सकते हैं, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, यानी कुल 11 जो हैं सदस्य, और इसके अलावा ये जो निदेशक हैं
यानी टोटल 12 सदस्य जो है इस आम निकाय के अंदर होते हैं। फिर होता है कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति यानी कि जो कि काम करने का काम करती है, ओरिजिनल जो डिसीजन मेकिंग है या जो नीतियाँ बनाने का काम है, ये सब करती हैं। अब इसमें से 5 जो हैं राज्य समाज कल्याण बोर्डों के अध्यक्ष होते हैं और एक संघ राज्य क्षेत्र के राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास, वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, इन सब से एक एक प्रतिनिधि लिया जाता है और आम निकाय से 2 प्रोफेशनल शामिल होंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये स्थापना की जाती है बहुत ही सोच समझ के। और इसकी स्थापना से क्या लाभ होता है? पहला है समाज कल्याण के कार्य को व्यवस्थित करने में सहायता देता है, क्योंकि हैफेज़ड तरीके से अगर शुरू हो जाए, क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति है लेकिन उनको गाइडेंस नहीं है कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़ें और जिससे कि उनका काम सफल हो, तो इसलिए उस कार्य को व्यवस्थित करने में सहायता देता है। और स्वयंसेवी संगठनों की पूरक योजनाओं को सफल बनाने का कार्य करता है। कई बार योजनाएं होती हैं जो किसी न किसी कमी की वजह से सफल नहीं हो पाती है, तो उसकी पूरक यानी उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उसको हेल्प करता है, जहाँ कमी है वहाँ पर ऐड करता है। तो इस तरह से योजनाओं को सफल बनाने का कार्य करता है। दूसरी बात, स्वैच्छिक संस्थाएं जो कि दया, दान व चैरिटी की अवधारणा पर चलती थी, अब सामाजिक न्याय की दिशा में अधिक जिम्मेदारी से कार्य करती है। पहले तो ऐसा ही होता था कि वो दान की तरह से कर रही है, दया की वजह से ये एनजीओ चल रहा है, लेकिन अब वो न्याय की दिशा में भी चल रही है और जिम्मेदारी से कार्य करती कि ये हमें करना ही है। ये नहीं कि हमारी दया है तो हम कर रहे हैं, हमारी दया कम हो गई तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध हो जाती है, जो बहुत बड़ी बात है। ऐसे क्षेत्रों में तथा ऐसे शोषित समुदाय के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठन प्रारंभ करता है जहां ये सुविधा लागू नहीं की गई। कोई ऐसी भी जगह होती है जहाँ कोई एनजीओ नहीं है लेकिन शोषित समुदाय है, तो उनके विकास के लिए ये एनजीओ भी स्टार्ट करता है जहाँ पर ये सुविधा नहीं है। फिर समाज कल्याण संगठनों की आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण करता है, इंस्पेक्शन करता है, मॉनिटरिंग करता है या फिर करवाता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनेक परियोजनाएं और योजनाएं जैसे कि सहायक अनुदान, कल्याण विस्तार योजनाएं, महिला मंडल, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, डेयरी स्कीम, किशोरी बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता प्रसार कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम, अल्पावास गृह, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समेकित महिला सशक्तिकरण योजना, अभिनव परियोजनाएं और परिवार परामर्श केंद्र कार्यान्वित किए गए हैं। आप ही देख रहे हैं कि कितनी सारी परियोजनाएं और योजनाएं हैं इसके अंदर जो कि समाज के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो इन सब से समाज का उत्थान होने में सहायता मिलती है, इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती है इसके द्वारा। तो अब आप समझ ही गए हैं। तो इसी तरह से अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कार्य हैं जो वो करते हैं समाज कल्याण बोर्ड वाले। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने इसमें क्या ख़ास चीज़ देखी है और कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखने लायक लग रही है। तो इनके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, इसी से आपकी अटेंडेंस भी मिलने वाली है, इसलिए आप ध्यान दें इसके ऊपर। ओके, थैंक्स।